हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में लाया हूँ जो मैं पहले वीडियो लाया था HSLC 2023 का जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसका पहले वीडियो में मैं MCQ और VOC को आंसर बताया था। तो मैं इस वीडियो में लाया हूँ जो लॉन्ग आंसर हमारा रह गया है। तो मैं आज उन सब का आंसर बताने जा रहा हूँ, तो आप सब देख लेना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट वन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, राइट टू यूजेस ऑफ इट। तो बेंगली में दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर प्रस्तुतकरণের একটি পদ্ধতি লেখো। तो ब्लीचिंग पाउडर प्रस्तुतकরণের একটি पद्धति हलो इस तरह तुम लिख सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन 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 से जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तब यदि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और पानी उत्पन्न होती है तो ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। मतलब CaOH2 প্লাস ক্লোরিন। তো আমরা যদি এই দুটার বিক্রিয়া ঘটাই তাহলে যদি ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড এবং জল উৎপন্ন হয় তো সেখানে ক্যালসিয়াম ऑक्सीक्लोराइडটা হবে कि ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरह तुम इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद बताया दिया गया है कि ब्लीचिंग पाउडारेर दुटी व्यवहार लेखो। तो व्यवहार बांगलाते बोले दिচ্ছি। व्यवहार হবে বাংলাতে যেমন रासायनिक अनेक कारखाना আছে সেখানে জারক দ্রব্য হিসাবে এবং पानीय जल जीवाणुमुक्त करते। जो रासायनिक कारखाना है उनमें जारक द्रव्य रूप में ये व्यवहृत होता है, व्यवहार किया जाता है। और जो हमारा पीने का पानी है उसको शुद्ध करने में। उसके बाद दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन तीनों के रिएक्शन के बाद जो उत्पन्न होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस तरह से होगा। उसके बाद दिया गया है Na2CO3 प्लस 10:2, ये इस तरह से होगा Na2CO3 पॉइंट, इस तरह से पॉइंट होगा। उसके बाद होगा 10:2, इस तरह से पॉइंट होगा, एक पॉइंट 10:2। तो उसको हम कापड़ काचा सोडा भी बोलते हैं, मतलब वॉशिंग सोडा। बंगाली में कापड़ काचा सोडा और इंग्लिश में वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर दिया गया है, हाउ मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स चेंज अक्रॉस पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ पीरियडिक टेबिल एक्सप्लेन। पर्यायবৃত্ত তালিকায় পর্যায় এবং বর্গগুলিতে ধাতবীয় ধর্ম কিভাবে পরিবর্তন হয় ব্যাখ্যা করো। तो कैसे होता है मैं बता दूँ। तो अगर मैं जो पीरियोडिक टेबल है उसका लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक जाऊंगा तब क्या होगा, जो हमारा धातवीय धर्म है, गुणधर्म है, वो कम हो जाएगा। और अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आता हूँ तो धातवीय धर्म जो है बढ़ जाता है। तो इस तरह आप लिख सकते हो। उसके बाद दिया गया, रिएक्शन बिटवीन इथानोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस ए सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, व्हाट इज़ द सॉल्ट। तो ये सॉल्ट जो है इस तरह से ये रिएक्शन होता है, नीचे आप देख सकते हो। और जो सॉल्ट होता है वो होता है ऐसा CH3COONA। इस तरह आप लिख सकते हो इसका आंसर। ये है वो रिएक्शन। उसके बाद दिया गया है, फाइंड एक्स। CH3CH2OH से अगर हम एक्स द्रव्य वो क्या है, उसके बाद होता है CH3COOH। तो वो एक्स है जो हमारा क्षारकीय होता है, क्षारकीय पोटासियम परमैंगनेट प्लस जो हीट। और उसके अलावा हम लिख सकते हैं जो हमारा एसिटिक पोटासियम डाइक्रोमेट, मतलब ऐसा क्षारकीय पोटासियम परमैंगनेट एभावे KMnO4 प्लस ताप, अथवा তোমরা লিখতে পারবে অথবা आम्लिक एसिटिक एভাবে লিখে নেবে पोटासियम डाइक्रोमेट O7 प्लस हीट है। तो एक्स होगा हमारा जो क्षारकीय है वो एल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट प्लस हीट। उसके अलावा हो सकता है क्या, एसिटिक पोटासियम डाइक्रोमेट, यह है एक्स। একটি উত্তল লেন্সের ভাঁজ ব্যাসার্ধে লক্ষ্যবস্তু রেখে এর প্রতিবিম্ব গঠনের রশ্মিচিত্র অঙ্কন করো। ড্র দ্য রে ডায়াগ্রাম ফর দ্য ইমেज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से होगा, इस तरह से होगा जो लेंस है। उसके बाद ऐसे यहाँ पर होगा O, यहाँ पर होगा F1, यहाँ पर होगा F2, यहाँ पर होगा ट्वाइस F1, यहाँ पर होगा ट्वाइस F2। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे वो जो हमारा
ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आएगा और इस तरह से एफ से चला जाएगा, और यहाँ से अगर हम ओ से देंगे तो यहाँ से चला जाएगा। मतलब एफ के नीचे वो प्रतिबिंब घटित होगा, और जो प्रतिबिंब घटित होगा वो क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होगा हमारा रियल और इन्वर्टेड। और जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो मतलब जो इमेज का साइज़ है वो समान होगा। मतलब एफ से हम जहाँ पर रखे थे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका समान होगा। और क्या होगा, हमारा रियल प्लस इन्वर्टेड और हमारा जो प्रतिबिंब का आकार है वो समान होगा। उसके बाद दिया गया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट crystals when heated generated 1 gram solid oxide and 2 different gases. Identify the solid oxide and both the gases by writing proper chemical রিয়েকশন। তাপ দিলে 2 গ্রাম ফেরাস সালফেট স্ফটিকের বিয়োজন ঘটে 1 গ্রাম ঘন অক্সাইড এবং 2 ধরনের গ্যাস উৎপন্ন হয়। প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বিক্রিয়া লিখে ঘন অক্সাইড এবং 2 ধরনের গ্যাসকে শনাক্ত করো। तो ये ऐसे होगा, जो हमारा फेरस सल्फेट होता है ऐसे फेरस सल्फेट से होगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये जो दो गैस है वो है SO2 और SO3, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, हमारा Fe1 है, यहाँ पर Fe2 है, हम यहाँ पर 2 दे देंगे, यहाँ पर 2 होगा। और क्या है, Fe2 है, Fe2 हो गया। और है हमारा S क्या है, 1 है, 2 है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 है, इसका आगे 2 है। उसके बाद और 4 है, यहाँ पर 3 है, और 3 2 यहाँ पर है 4 और यहाँ पर 2 है, मतलब 8, और यहाँ पर 3 और 2 5 और 3 8। तो ये होगा उसका रिएक्शन। What do you mean by corrosion and rancidity? Explain with examples. ক্ষয়ীভবন এবং রেন্সিডিটি বলতে কি বুঝো, উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো। তো বেঙ্গলিতে বলে দিচ্ছি, বেঙ্গলিতে এভাবে হবে, ক্ষয়ীভবন অর্থাৎ কোনো একটি ধাতু তার চারপাশের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তার পৃষ্ঠে একটি আবরণ পরে, তো সেটাই হচ্ছে ক্ষয়ীভবন, কালো রঙের আবরণ পরে। এবং তার উদাহরণ হচ্ছে যেমন লোহায় মরিচা পোড়া। এবং রেন্সিডিটি হচ্ছে মানে দুর্গন্ধিতা, অর্থাৎ চর্বি এবং তেলযুক্ত খাদ্য কয়েকদিন ধরে খোলা রেখে দিলে তা তার চারপাশের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাতে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তো তাকে রেন্সিডিটি বলে। যেমন উদাহরণ চর্বির দুর্গন্ধিতা। उसके बाद हमारा दिया गया है यहाँ पर राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चुंबक बल रेखार 4टी धर्म लेखो। तो यहाँ पर मैं आंसर दिया हूँ। चुंबक बल रेखार বৈশিষ্ট্যগুলি হলো, চুম্বক বল রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি হলো চুম্বক ক্ষেত্র রেখাগুলির আবদ্ধ বক্ররেখা, এটা হচ্ছে 1 নম্বর। চুম্বক ক্ষেত্র রেখাগুলির চুম্বকের উত্তর মেরু থেকে নির্গত হয় এবং দক্ষিণ মেরুতে প্রবেশ করে, এবং চুম্বকের অভ্যন্তরে ক্ষেত্ররেখাগুলির দিক দক্ষিণ থেকে উত্তর মেরু। এখানে 2টা পয়েন্ট আমরা পেয়ে নিলাম, এখানে একটা তো পেয়ে নিয়েছি এবং এখানে একটা পেয়েছি। এখান থেকে এখানে একটা দিতে পারবো, এখান থেকে এখানে একটা দিতে পারবো, মানে এখানে 2টা পয়েন্ট দিয়ে দিতে পারবো। তবে একটা দিলেও কিছু না। ক্ষেত্ররেখাগুলির ঘনত্ব দিয়ে চুম্বক ক্ষেত্রের আপেক্ষিক শক্তির মাত্রা নির্ণয় করা যায়। এবং আরেকটা আমরা দেখতে পারবো যে চুম্বক রেখাগুলি কখনো পরস্পর কাটাকাটি করে না। রাইট টু डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्मजात ईंधনের 2টি অসুবিধা লেখো। तो इसका आंसर इससे होगा, मैं बेंगली में कह देता हूँ। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের 2টি অসুবিধা আমাদের বলেছে। অসুবিধা তো অসুবিধা হবে এখানে, এগুলির দহনে প্রচুর পরিমাণে বায়ু প্রদূষক উৎপন্ন হয় যা বায়ুকে প্রদূষিত করে। জীবাশ্ম ইন্ধন দহনের ফলে উৎপন্ন উপজাত দ্রব্য সমূহের ফলে অ্যাসিড সৃষ্টি হয় যা জল এবং মাটির প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। তো আমাদের 2টি বলেছে, আমরা 2টি বলে দিয়েছি। তো নিজেরটাও দিতে পারো। জীবাশ্ম ইন্ধনের দহনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড সবুজগৃহ প্রভাবের দ্বারা বিশ্ব উষ্ণায়নের সৃষ্টি করেছে। उसके बाद दिया गया है स्टेट एनी 2 मेथड्स इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। आवर्जना निर्मूलन समस्या दूर करने 2टी, এটা তোমাদের নিজের মন থেকে হতে পারে, ये आपका जो मन से भी दे सकते हो,
स्किल बेस्ड सॉरी आपका जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है आप दे सकते हो अपना मन से। तो यहाँ पर मैं ले आया हूँ সাজেশন से, आप देख सकते हो। বর্জ্য নিষ্পত্তির সমস্যা সমাধানে তোমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারো, যে কোনো দুটি পদ্ধতি। তো এইভাবে আমরা লিখতে পারি, বর্জ্য নিষ্পত্তির সমাধানে নিম্নোক্ত উপায় দুটি ব্যবহার করা যেতে পারে। যতদূর সম্ভব জৈব বিয়োজনযোগ্য পদার্থসমূহ ব্যবহার করা এবং জৈবিক আবর্জনাগুলি সংগ্রহ করে সেগুলিকে পচন সার, জৈব গ্যাস ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা। 2 নম্বর, জৈব বিয়োজনযোগ্য এবং জৈব অবিয়োজনযোগ্য আবর্জনাকে উৎসতেই আলাদা করে সংগ্রহ করে জৈব অবিয়োজনযোগ্য গোটা আবর্জনাকে পুনরাবর্তন এবং পুনর্ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও তোমরা নিজের মন থেকেও তোমরা দুটো দিতে পারো। এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেস কোয়েশ্চন। বন এবং বন্যপ্রাণী সমূহ কেন সংরক্ষণ करते हैं, व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो यह हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो हम क्यों उनको, तो यहाँ पर 2 मार्क है तो हम 2 पॉइंट लिख सकते हैं। एक पॉइंट हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम वन या वन प्राणी को हम क्या वन्य जीवन को हम अगर नहीं बचाए तो क्या हो सकता है कि वन जीवन के अभाव से अनावृष्टि या अतिवृष्टि हो सकता है, जिसके कारण फ्लड भी हो सकता है और हमारा रसोई का अभाव भी हो सकता है, जिसके कारण हम उनके अभाव हम बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे और उनके अभाव से हमारा प्रजाति भी प्रभावित होंगे। और दूसरा पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम उन लोगों का संरक्षण नहीं करें तो क्या हो सकता है, और हमारा कि जो परिस्थिति तंत्र है, इकोसिस्टेम है, उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो 2 मार्क आप ऐसे लिखते मतलब অর্থাৎ বাংলাতে আমি বলে দিচ্ছি, বাংলাতে যখন আমরা যদি বন্যপ্রাণী সমূহকে এবং বনকে আমরা রক্ষা করি না তাহলে অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টি হতে পারে, যার ফলে খরা বা বন্যার দেখা দিতে পারে। এবং 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে পরিস্থিতি তন্ত্রে তার প্রভাব পড়বে যদি আমরা রক্ষা করি না। হোয়াট ইজ মিন্ট বাই পাওয়ার অফ অ্যাকোমোডেশন অফ দ্য আই। চোখের উপযোজন ক্ষমতা বলতে কী বুঝো, বাংলাতে বলে দিচ্ছি, চোখের যে আমাদের লেন্স আছে, চোখের লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকেই কী বলে, উপযোজন ক্ষমতা বলে। বা তোমার এইটা 2 মার্ক দিয়েছে, একটা পয়েন্ট দিতে পারো যে চোখের লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের রেটিনায় ফোকাস করার ক্ষমতাকেই কী বলে, চোখের উপযোজন ক্ষমতা। स्टेट 2 फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। जो हमारा कंडक्टर है उसका मोटाई, उसका लंबाई, मतलब बेंगली में ऐसे परिबाहीर दैर्घ्य एवं परिबाहीर प्रस्थच्छेदेर काली 2टा कारक। এটা एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो हम फॉर्मूला जानते हैं P = VI। पावर हमें पता लगाना पड़ेगा। तो भी दिया गया है 220 × I दिया गया है 5, मतलब 1100 वाट हमारा निकलेगा पावर। तो हम अब 2 घंटा में कितना हमारा एनर्जी लॉस होता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है P हमारा वाट, देयरफॉर द पावर ऑफ द मोटर इज़ इतना। वी नो दैट एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए बॉडी इज़ E = PT, एनर्जी = पावर इंटू टाइम। मतलब E हमारा कितना मतलब एनर्जी कितना होगा, एनर्जी होगा हमारा 1100 × 7200। तो 7200 कहाँ से है, 2 आवर्स को अगर हम सेकंड में ले आए तो ऐसा होगा, 2 आवर्स को 7200 सेकंड होगा। तो हम क्या 1100 वाट को 7200 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 7.9 × 10⁶ जूल। ये ऐसा होगा 7.9 × 10⁶ जूल। ये 106 जूल नहीं होगा, 10⁶ जूल। रक्तचाप की, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, व्हाट आर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स, व्हाट शुड बी द नॉर्मल सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक प्रेशर भैल्यूज ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। रक्तचाप की, সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক চাপ কি, একজন মানুষের সাধারণ সিস্টোলিক চাপ এবং ডায়াস্টোলিক চাপের মাত্রা কত হওয়া উচিত। তো এটার আনসার এভাবে হচ্ছে, রক্তচাপ এখানে আমাদের বইয়েও দেওয়া আছে, আমি বাংলায় বলে দিচ্ছি। একটি রক্তবাহিকার ব্লাড ভেসেলস প্রাচীরে রক্ত যে চাপ বা ফোর্স সৃষ্টি করে তাকেই রক্তচাপ বলে, এভাবে দিতে হবে। শিরা থেকে ধমনীতে রক্তচাপ নিলয়ের সংকুচনের ফলে, এখান থেকে আরেকটা দিতে হবে, নিলয়ের সংকুচনের ফলে সময়ের ধমনীর অভ্যন্তরে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে সিস্টোলিক চাপ। তো আমাদের সিস্টোলিক চাপ বলেছে, পেয়ে নিয়েছি। এবং নিলয়ের প্রসারণের ফলে ধমনীর অভ্যন্তরে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে ডায়াস্টোলিক চাপ বলে।
তো সাধারণ সিস্টোলিক চাপ কি 120 mmHg এবং ডায়াস্টোলিক চাপ 80 mmHg। তো এখানে আরেকটা লসিকা দেওয়া আছে, লসিকাটা তোমরা নিজে করে নেবে, এটাও এখানে আছে। Draw a neat labeled diagram of a nerve cell and state its function. একটি স্নায়ুকোষের একটি পরিষ্কার চিহ্নিত চিত্র আঁকো এবং তার কার্য ব্যক্ত করো। তো এখানে আমি নিয়ে এসেছি স্নায়ুকোষ হচ্ছে আমাদের এখানে এবং তার কার্য এখানে। একটি উদ্দীপনা স্নায়ুকোষের ডেনড্রাইটের অগ্রভাগ দ্বারা গৃহীত হয়, রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক স্নায়ুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। এই স্নায়ুপ্রেরণা প্রবর্ধ বা ডেনড্রাইট থেকে স্নায়ুকোষ দেহতে প্রবেশ করে এবং অ্যাক্সনের মধ্যে দিয়ে স্নায়ু দিয়ে বের হয়ে যায়। শেষভাগে বৈদ্যুতিক প্রবাহ কিছু রাসায়নিক দ্রব্য ছেড়ে দেয়। এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলি দুটি কাছাকাছি থাকা স্নায়ুকোষের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ফাঁক বা সাইন্যাপস পার হয় এবং পরবর্তী স্নায়ুকোষের ডেনড্রাইটে আবার বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করে। এইভাবে একটি শরীরে স্নায়ুপ্রেরণা প্রবাহিত হয়। এভাবে দিলেই হবে বা আরও ছোটো করে দিলেই হবে, যেহেতু আধা মার্ক এখানে। দ্বিবিভাজন এবং বহুবিভাজনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। গিভ দ্য ডিফারেंसेस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। इसका आंसर मैं ले आया हूँ बेंगली में। তো দ্বিবিভাজনে আমরা লিখতে পারবো একটি পরিপক্ক কোষ সমান দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে, এবং বহুবিভাজনে তা লিখতে পারবো কোষকেন্দ্র অনেকগুলি অংশে বিভক্ত হয় এবং এগুলি সাইটোপ্লাজম লাভ করে প্রতিটি একটি অপত্য কোষে পরিণত করে। তো দ্বিবিভাজনের 2 নম্বর লিখতে পারবো কোষের বাইরে কোষ শক্ত আবরণ সৃষ্টি হয় না, এবং বহুবিভাজনে লিখতে পারবো কোষকে সুরক্ষা দিতে কোষের বাইরে একটি শক্ত আবরণের সৃষ্টি হয়। उसके बाद है हमारा जो अंगज प्रजनन क्या होता है। इस प्रजनन का जो सुविधा है वो हमको लिखने को कहा गया है। तो मैं बेंगली में ले आया हूँ। যে ধরনের অযৌন প্রজননে উদ্ভিদের কিছু নির্দিষ্ট অঙ্গ উপযুক্ত অবস্থায় বৃদ্ধি পেয়ে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয় তাকে অঙ্গজ প্রজনন বলে। অঙ্গজ প্রজননের দুটি সুবিধা হচ্ছে কলা, কমলা, গোলাপ ইত্যাদি উদ্ভিদ বীজ ধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কিন্তু অঙ্গজ প্রজনন পদ্ধতি দ্বারা বংশবৃদ্ধি করতে পারে। তো 2 নম্বরটা তোমরা দিতে পারবে অঙ্গজ প্রজননে জন্ম নেওয়া নতুন উদ্ভিদ জিনগতভাবে মাতৃ উদ্ভিদের সদৃশ হয় এবং একই বৈশিষ্ট্য পায়, এবং বা 2 নম্বর তোমরা এটাও দিতে পারবে অঙ্গজ প্রজননে জন্ম নেওয়া উদ্ভিদ তুলনামূলকভাবে তাড়াতাড়ি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং উৎপাদন दान करे। तो वीडियोते आगे जावर आगे मैं वीडियो में आगे जाने से पहले ये बता देता हूँ 7% व्यूअरशिप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे हैं, 93% अनसब्सक्राइब करके मतलब वीडियो देख कर ही चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं पिछले 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ लेकिन इतना सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ, तो मुझे सपोर्ट करे, सब्सक्राइब करे चैनल को। उसके बाद का क्वेश्चन है হোয়াট ফ্যাক্টরস কুড লিড টু দ্য রাইজ অফ এ নিউ স্পিসিস। একটি নতুন প্রজাতির উৎপত্তির জন্য কী কী কারক অনুপ্রেরণা দেয়। এটা হচ্ছে জেনেটিক ড্রিফট, প্রাকৃতিক নির্বাচন, দুটি আমি বলে দিয়েছি। তো প্রাকৃতিক নির্বাচন তোমরা দিয়ে দিতে পারবে যে কোনো দুর্ঘটনার ফলে যদি কোনো জিনগতভাবে বৈশিষ্ট্য নতুন হয় তাহলে তা, এবং জেনেটিক ড্রিফট কোনো প্রাকৃতিক কারণে বা কোনো প্রাকৃতিক আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য একটি অপত্য জীবের জিনে যে পরিবর্তন আসে তাকে জেনেটিক ড্রিফট বলে। এভাবে দিলে তোমরা 2 মার্ক পেয়ে যাবে। उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है कमेंट ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड एंड মল্টেন স্টেটস। আয়নীয় যৌগের কঠিন অবস্থা এবং বিগলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবাহীর বিষয়ে আলোচনা করো। তো আয়নীয় যৌগ কঠিন অবস্থায় কি হয় না, বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় না। কেন? এটা একটু দৃঢ় থাকে, যথেষ্ট দৃঢ় থাকে। বিগলিত অবস্থায় তা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় কারণ তখন তা মুক্ত আয়ন সৃষ্টি করতে পারে। उसके बाद का क्वेश्चन है हाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है उसमें कैथोड में लिया जाता है जो हमारा प्योर मेटल है उसको, और जो हमारा एनोड है उसमें हमारा अशुद्धि लिया जाता है, मतलब जो माड है उसको माड से जो धातु निकलता है उसको लिया जाता है। और विद्युत विश्लेषण मतलब हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक जो है मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक को हम क्या किसी एक सॉल्ट को हम ले जाते हैं। और एक चीज़ कैथोड प्लस में होता है, एनोड माइनस में होता है। तो जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम जब हम विद्युत जो छोड़ते हैं विद्युत विश्लेषण मतलब उस सॉल्ट के अंदर से, तब क्या होता है जो हमारा प्योर मेटल है वो हम कैथोड में पाते हैं, और जो द्रवणीय क्या होता है जो द्रवणीय
माड होता है वो द्रवणीय ही रह जाते हैं, और जो अद्रवणीय होता है वो एनोडे के नीचे जमा हो जाता है, जो इसको हम एनोड माड बोलते हैं। तो इसी 1 मार्क है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, ऐसे आप लिख सकते हो। तो उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। तो हमारा साइज दिया गया है 7 सेंटीमीटर, मतलब हाइट दिया गया है हमारा 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो मतलब हमारा जो 27 सेंटीमीटर हमारा क्या दिया गया है, हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है, उसके बाद हमारा कहा गया है जो कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर मतलब क्या होगा, माइनस में होगा, -27। कॉन्केव में माइनस में होता है मिरर में, और कॉन्वेक्स में प्लस में होता है, और फोकल लेंथ भी माइनस में होता है, मतलब फोकल में लेंथ क्या दिया गया है हमारा -18 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लिख के आप क्या कर सकते हो, जो फॉर्मूला है मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। फॉर्मूला से आप इसको बैठा कर आपका आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर क्या आएगा हमारा, मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा, आप देख लीजिएगा। आंसर आएगा हमारा v = -54 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम 54 सेंटीमीटर दूर में रखें आईना जो हमारा मिरर उसके सामने से, तो हमारा एक अच्छा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन आपका निकलेगा जो -v/u मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। तो -v कितना हम निकला, -v निकला, -54 माइनस माइनस कट जाएगा, -27 रह जाएगा u का, तो क्या हो जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा। तो -2 मतलब क्या होगा, हमारा जो साइज होगा प्रतिबिंब का वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, मतलब 1 से बड़ा है इसलिए। और क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा क्योंकि ये माइनस में है। उसके बाद हम हाइट निकलेंगे। हाइट का फॉर्मूला है m = h'/h। तो m का मान है हमारा -2 और h' हम निकलेंगे, और h का मान है हमारा क्या, 7। तो 7 × 2 क्या होता है 14, और यहाँ पर माइनस से -14 हो जाएगा हमारा हाइट, मतलब -14 नहीं 14 सेंटीमीटर होगा हमारा हाइट। तो इस तरह आप निकाल सकते हो, और ये वाला भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, आप ट्राई कर लीजिएगा। ये हमारा चैप्टर 10 का जो लास्ट पन्ने है लाइट चैप्टर का, उसमें आपको मिल जाएगा, देख लेना। उसके बाद दिया गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ये हमारा बुक में नहीं है फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट ये है एटीपी का फुल फॉर्म। व्हाई इज इट कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी फॉर द मोस्ट ऑफ सेलुलर प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन होता है, हमें पता है। हाउ डू एटीपी मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फॉस्फेट से, व्हाट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब जिस विक्रिया में क्या होता है, विक्रियाजात जो पदार्थ होते हैं उसके साथ ताप उत्पन्न होता है, उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। सॉरी यहाँ एंडोथर्मिक बताएगा, मतलब विक्रियाजात पदार्थ के साथ ताप भी शोषण होता है, उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। हाउ डू एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज टू ड्राइव दिस प्रोसेस। तो एटीपी इसको कैसे यूज़ करता है, जो जिनके साथ जब एटीपी जाता है उसके साथ भी प्रोटीन जाता है, तो इस तरह से ही वो इस प्रोसेस को यूज़ करता है। तो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। एटीपी समस्त कोষের প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস। শোষণ প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হওয়া শক্তি এডিপি এবং অজৈব ফসফেট থেকে এটিপি অণু উৎপন্ন হয়। এখানে প্রক্রিয়া দেওয়া আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। কোষের সকল প্রকার বিক্রিয়ার জন্য এটিপি এর ব্যবহার হয়। যখন এটিপি এর ফসফেট বন্ধনী জল ব্যবহারের ফলে ভেঙে যায়, তখন 30.5 কিলোজুল মল শক্তি উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের কার্যের জন্য একটি ব্যাটারি কীভাবে শক্তি যোগান দেয় ভেবে দেখো। একটি শক্তি আলোক শক্তি ইত্যাদির উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে এটিপি কোষের পেশি সংকোচন, प्रोटीन संश्लेषण, स्नायविक शमन इत्यादि विभिन्न काज समाधान करे। तो मेरा आज का वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।